इस वीडियो में मैं प्रश्नावली 5.1 के प्रश्नों को सॉल्व करने वाला हूं। यहाँ पर मैं 1 नंबर वाले प्रश्न को पूरा सॉल्व करूंगा, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। और अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि सारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हमारे सामने जो प्रश्नावली 5.1 का पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबद्ध संख्याएं एपी में हैं और वो क्यों हैं। तो यहाँ पर जो पहला सवाल है 1 नंबर का एक जो सवाल है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया ज्ञात करना है, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए टैक्सी का किराया 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त यानी कि उससे अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया यहाँ पर 8 रुपया दिया गया है। तो अब हमें इसका हल करना है, वो भी आसानी से। तो हम एपी के इस सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं वो आप देखिए। यहाँ पर 5.1 पहला प्रश्न हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आपको दिया गया है कि प्रथम किलोमीटर का किराया, तो प्रथम किलोमीटर का किराया आपको यहाँ पर कितना दिया गया है प्रश्न में, 15 रुपया। तो आप यहाँ पर लिखेंगे 15 रुपया और अतिरिक्त किलोमीटर का किराया आप यहाँ पर इसे लिख लेंगे पूरा। अतिरिक्त किलोमीटर का किराया 8 रुपया दिया गया है। तो अब हमें एक श्रृंखला बना लेना है। तो हम इसके श्रृंखला बना सकते हैं कि यहाँ पर 15 और 8, यहाँ पर हम इन दोनों को ऐड करते जाएंगे तो इसका एक श्रृंखला बन जाएगा और वो एपी में हो जाएगा। आप यहाँ पर देखिए 15 और 8 को ऐड करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 23, उसके बाद हो जाएगा 31 और 31 8 39, उसके बाद डॉट डॉट डॉट, यानी कि ये इसी प्रकार इसमें मतलब बढ़ता चला जाएगा। अब आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर आपको दिया गया है a = 15, तो हम यहाँ पर d निकालेंगे। तो d इक्वल होता है a2 माइनस a1। तो आपको a2 यहाँ पर दिया गया है 23 और माइनस 15, तो d इक्वल हो गया यहाँ पर 8। चलिए अब हम इसे जांच करेंगे यहाँ पर कि मतलब यह एपी में है या फिर एपी में नहीं है। तो आप यहाँ से फिर d2 निकालेंगे। तो d2 यहाँ पर हम d1 लिख देते हैं। अब d2 निकालेंगे तो d2 हम 31 में से 23 को घटा लेंगे, तो 31 माइनस 23, 31 में से 23 को घटा लेंगे तो यहाँ पर भी बच जाएगा 8। अब हम d3 भी ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम 39 में से 31 को घटा लेंगे तो यहाँ पर भी हो जाएगा 8। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये यहाँ पर जो हमारा पदांतर आ रहा है वो यहाँ पर सेम आ रहा है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि यहाँ पर सभी अंतरों का अंतर यानी कि पदांतर समान है, अर्थात d बराबर 8, यानी कि सार्वंतर बराबर 8 आ रहा है। इसलिए यह श्रृंखला एपी में है। आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि यह श्रृंखला एपी में है। तो यहाँ पर मैंने इस प्रश्न को आसानी से सॉल्व कर दिया। अब चलिए हम दूसरे नंबर प्रश्न को भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। पर अगर आपको यह वीडियो समझ में आया है, यह सवाल समझ में आया है कि कैसे इस प्रश्न को आसानी से मैंने सॉल्व किया है, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और चलिए हम 2 नंबर वाले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर अब दूसरा नंबर सवाल भी आपके सामने है कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा ज्ञात करनी है, जबकि हवा निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो आपको यहाँ पर इसका मतलब बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा ज्ञात करनी है। ठीक है, तो चलिए अब हम इसे भी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर चलिए हमें क्या दिया गया है, तो हम यहाँ पर पहले मान लेंगे, माना कि बेलन में हवा की मात्रा बराबर 1 है। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं कि T1 यानी कि हवा की मात्रा बराबर 1। तो अब प्रथम बार यहाँ पर हवा निकाला, तो मतलब जब यह हवा निकाला तो पहली बार में 1/4 भाग, यानी कि हर बार यह 1/4 भाग बाहर निकाल देता है।
तो अब हम यहाँ पर T2 ज्ञात करेंगे, तो T2 इक्वल यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस 1/4। तो हम यहाँ से 1 माइनस 1/4 कर देंगे, तो यहाँ पर हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 3/4। अब देखिए यहाँ पर हमने जब हवा निकाला तो उसकी मात्रा यहाँ पर T2 की 3/4 आ गई। अब यहाँ पर हम फिर से आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ पर T2 का मान आ गया 3/4। अब हम यहाँ पर लिखेंगे फिर से हवा निकला, यानी कि फिर से ये अगर हवा निकला तो यहाँ पर 3/4 इंटू 1/4 हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 3/4 इंटू 1/4 यानी कि हम इसे अगर मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर हो जाएगा 3/16। तो अब हम यहाँ पर T3 को फाइंड करेंगे, तो हम यहाँ पर लिखेंगे T3। तो T3 हम यहाँ पर निकालेंगे, तो यहाँ से 3/4 माइनस 3/16। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि पहली बार मैंने T1 माइनस T2 किया था। अब यहाँ पर हम यहाँ पर T2 माइनस T3 कर देंगे। T2 में से इसको जो हवा निकाला, जो हमने यहाँ पर इसका मान निकाला, तो यहाँ पर 3/16 आया है, तो हम यहाँ पर 3/4 माइनस 3/16 करेंगे। तो यहाँ पर हम 16 और 4 का एलसीएम फाइंड करेंगे, तो 4 और 16 का एलसीएम हो जाएगा यहाँ पर 16, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 12 माइनस 3। तो यहाँ पर जो हमारा फाइंड होगा वो 9/16 होगा। तो यहाँ पर हमने इसका मान निकाला 9/16। तो अब हम फिर से लिखेंगे यहाँ पर हवा निकाला। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि 9/16 इंटू फिर से हम यहाँ पर 3/4 इंटू 1/4 को हम यहाँ पर फिर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 9/16 इंटू 1/4। तो आप यहाँ पर देखिए हम 9 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 9 और बटे यहाँ पर हो जाएगा 64। तो अब हम फिर से यहाँ पर T4 का मान फाइंड करेंगे। यहाँ पर T4 इक्वल हम करेंगे 9/16 और माइनस 9/64। आप यहाँ पर देखिए 9/64। तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर हमारा एलसीएम आ जाएगा 64। अब हम इसे हल करेंगे, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 36 माइनस 9। तो 36 में से 9 को हम माइनस करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 27/64। अब चलिए हम आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमने एक श्रृंखला बना ली है T1, T2, T3 और T4। तो यहाँ पर हमारा श्रृंखला मतलब यहाँ पर आ रहा है, तो हम वो श्रृंखला यहाँ पर लिख देंगे। श्रृंखला बराबर यहाँ पर लिखेंगे 1 3/4 9/16 और 27 हमें को यहाँ पर छोड़ भी देंगे, तो यहाँ पर 27/64 लिखेंगे। यहाँ पर T1, T2, T3 और यहाँ पर T4 हमारा आ चुका है। तो T1, T2, T3 और T4 हम यहाँ पर लिख चुके हैं। तो यहाँ पर हमारा जो श्रृंखला है वो हमने यहाँ पर लिख दिया है। तो अब हम यहाँ पर D निकालेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि A1 इक्वल 1, A2 इक्वल 3/4। तो इसी प्रकार आप इसे लिख सकते हैं। तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर हम D फाइंड करेंगे। तो D हमारा आ जाएगा 3/4 माइनस 1। तो 3/4 माइनस 1 करेंगे, तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा -1/4। तो यहाँ पर D1 का -1/4 आया है। अब हम D2 निकालेंगे, तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा 9/16 माइनस 3/4, यानी कि A3 माइनस A2। तो 9/16 माइनस 3/4 को हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 9 माइनस 12/16। तो यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर आएगा -3/16। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारा जो D है वो अलग अलग मान आ रहा है, यानी कि यह AP में नहीं है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि सर्वांतर समान नहीं है, समान नहीं है। सर्वांतर यहाँ पर आप देख रहे हैं कि समान नहीं है, तो लिख सकते हैं कि अतः यह श्रृंखला AP में नहीं है। आप आसानी से लिख सकते हैं और समझ भी चुके हैं कि जब हमारा D का मान सेम आता है तो हम लिख सकते हैं कि यह AP में है। और अगर D का मान सेम नहीं आएगा, जैसे कि यहाँ पर सर्वांतर सेम नहीं आया है, यानी कि बराबर नहीं है, अलग अलग मान आ रहा है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि यह AP में नहीं है। तो यह हमारा राइट आंसर है। तो चलिए अब हम तीसरे नंबर प्रश्न को भी सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो तीसरा नंबर प्रश्न आपके सामने है, 1 का तीसरा नंबर प्रश्न,
कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत आपको ज्ञात करना है, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपया है और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत 50 रुपया बढ़ जाती है। तो आपको यहाँ पर जांच करना है कि यह एपी में है या फिर एपी में नहीं है। तो चलिए अब हम इसे भी सॉल्व करते हैं और आपको दिखा देते हैं कि यह एपी में है या फिर एपी में नहीं है। तो अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर बहुत ही अच्छे से आपको बता रहा हूँ। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अब आप यहाँ पर देखिए, हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि प्रत्येक मीटर की लागत, यहाँ पर प्रथम मीटर की लागत कितनी है 150 रुपये। अब हम उसके बाद लिखेंगे यहाँ पर कि दूसरे मीटर की लागत। आप यहाँ पर देखिए, दूसरे मीटर की लागत यहाँ पर हमें 50 रुपया, यानी कि प्रथम मीटर की लागत के बाद यह 50 रुपया बढ़ जाता है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि 150 प्लस 50, तो यानी कि यहाँ पर हो गया 200 रुपये। तो यहाँ पर 200 रुपया हमने लिखा, यहाँ पर दूसरे मीटर की लागत 200 रुपये आ गया है। अब हम यहाँ पर लिखेंगे तीसरे, इसी तरह से हम लिखते जाएंगे, तीसरे मीटर की लागत भी यहाँ पर हो जाएगी 200 प्लस 50 रुपये, यानी कि यहाँ पर 300 रुपये। तो अब हम इसे यहाँ पर श्रृंखला बना सकते हैं, श्रृंखला। तो यहाँ पर हमारी श्रृंखला क्या हो जाएगी 150, 200, उसके बाद 250, उसके बाद आएगा 300, यानी कि 50-50 इसमें ऐड करते जाना है और यह बढ़ते जाएगी। यहाँ पर श्रृंखला मैंने लिख दी है। अब चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। तो हम यहाँ पर जांच करेंगे, तो हम यहाँ पर लिख देंगे जांच। यहाँ पर हम जांच करेंगे कि यह एपी में है या फिर नहीं है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे A1 इक्वल 150, A2 इक्वल 250। इसी प्रकार से हम यहाँ पर A2 इक्वल 200, इसी प्रकार से हम 250, 300, इसी प्रकार A2, A3, A4 इस तरह लिखते जाएंगे। अब हम यहाँ पर चलिए आपको सार्वंतर ज्ञात करके दिखा देते हैं और यहाँ पर हम जांच कर सकते हैं कि यह एपी में है या फिर नहीं है। तो हम यहाँ पर आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं कि यह एपी में है या फिर नहीं है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे D1 इक्वल, तो यहाँ पर A2 माइनस A1, यानी कि 200 माइनस 150। मैंने एपी के बारे में एक पूरा वीडियो बना दिया है आसानी से सॉल्व करके, उसमें छोटे छोटे प्रश्नों को भी सॉल्व किया है मैंने, और एग्जाम की दृष्टि से जितने भी प्रश्न हैं वो मैंने सॉल्व किया है। और आप उस वीडियो को देखकर सीख सकते हैं कि एपी के प्रश्नों को कैसे आसानी से सॉल्व करते हैं। बट ये वीडियो आप आसानी से समझिए, उस वीडियो का लिंक आपको भी नीचे मिल जाएगा। अब हम यहाँ से 200 में से 150 को माइनस करेंगे, तो यहाँ पर हमारा जो सार्वंतर है वो आएगा यहाँ पर 50। अब हम यहाँ पर D2 ज्ञात करेंगे, तो D2 फाइंड करने के लिए हम यहाँ से A3 में से A2 को माइनस करेंगे, यानी कि यहाँ पर 250 में से हम 200 को माइनस करेंगे, तो यहाँ पर हमारा 50 फाइंड हुआ। अब हम D3 यहाँ पर फाइंड करेंगे, तो यहाँ पर हम A4 में से A3 को घटा लेंगे, यानी कि यहाँ पर हम 300 में से 250 को घटा लेंगे, तो यहाँ पर भी हमारा 50 फाइंड हो जाएगा। तो ये तीनों जो मतलब D है वो हमारा यहाँ पर समान आ रहा है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि यहाँ सार्वंतर समान है। आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि सार्वंतर यहाँ पर समान है, अतः यह श्रृंखला एपी में है। आप यहाँ पर लिख सकते हैं, जब हमारा सार्वंतर समान आता है तो श्रृंखला एपी में होती है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यह हमारा राइट आंसर है और मैंने इस प्रश्न को आसानी से सॉल्व कर दिया है। तो अगर यह वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि ऐसे ही प्रश्नों और ऐसे ही इंटरेस्टिंग एजुकेशन से संबंधित वीडियोज आपको मिलती रहे। तो अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर हमारे सामने चौथा प्रश्न है कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि 10,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो हमें प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन यहाँ पर फाइंड करना है और जांच करना है कि यह श्रृंखला जो हमें फाइंड होगी, जो श्रृंखला हमें यहाँ पर प्राप्त होगी,
क्या वह एपी में है या फिर नहीं है। तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमें दिया गया है कि प्रथम वर्ष की राशि, तो प्रथम वर्ष की राशि यानी कि पहली बार जितनी जमा राशि होगी वह कितनी दी गई है, यहाँ पर 10,000 रुपये आपको यहाँ पर दी गई है प्रथम वर्ष की राशि। तो अब हम यहाँ पर निकालेंगे दूसरे वर्ष का, पहले चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज, तो दूसरे वर्ष का हम चक्रवृद्धि ब्याज आसानी से यहाँ पर ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे 10,000 गुना 8% यानी कि 8% दर, तो 8% गुना 1/100 हम कर देंगे। तो यहाँ पर हम 100 से इसे डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पर हमारा 100 गुना 8 बच जाएगा। तो यहाँ पर हमारा 800 बच जाएगा। तो अब यहाँ पर लिख सकते हैं कि इक्वल 800 रुपये। तो यहाँ पर हमारा जो चक्रवृद्धि ब्याज आया दूसरे वर्ष का, तो चक्रवृद्धि ब्याज 800 रुपया आया है। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे कि दूसरे वर्ष का ब्याज, तो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज आया है 800, तो दूसरे वर्ष का ब्याज हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 10,000 प्लस 800। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 10,800 रुपये दूसरे वर्ष का ब्याज। अब हम यहाँ पर तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करेंगे। तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज आप यहाँ पर देखते रहिए। तो हमारा दूसरे वर्ष का जो यहाँ पर ब्याज आया था वो आया था 10,800। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 10,800 गुना 8 और गुने 1/100 कर देंगे। तो यहाँ पर हम इसे भी डिवाइड कर सकते हैं 2 0 से 2 0 को। तो यहाँ पर 108 × 8 यानी कि हम यहाँ पर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 108 में, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 8 में 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 64 का 4 और यहाँ पर हमारा कॉमन हुआ 6। तो यहाँ पर 0 में गुना कर देंगे तो 6 को हम इसमें ऐड करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 6 और 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 864। तो यहाँ पर तीसरे वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज आया था वो आया है यहाँ पर 864। तब हम यहाँ पर लिखेंगे कि तीसरे वर्ष का ब्याज कितना जमा करना है। तीसरे वर्ष का ब्याज, तो तीसरे वर्ष का ब्याज हमारा यहाँ पर फाइंड हो गया 10,800 प्लस 864 इक्वल हम दोनों को ऐड कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 11,664। ये हमारा तीसरे वर्ष का ब्याज हो गया जो हमें जमा करना है बैंक में। तो अब हम यहाँ पर एक श्रृंखला बनाएंगे, तो यह श्रृंखला हम यहाँ पर आसानी से लिख सकते हैं कि श्रृंखला बराबर, यहाँ पर पहली श्रृंखला है 10,000, उसके बाद हमारा आया है 10,800 और उसके बाद 11,664। तो अब हम यहाँ पर यही श्रृंखला हमारी आ रही है। तो अब हम यहाँ पर क्या फाइंड करेंगे, डी यहाँ पर हम निकालेंगे। तो डी इक्वल यानी कि सार अंतर निकाल कर हम यहाँ पर जांच करेंगे कि यह एपी में है या फिर एपी में नहीं है। तो डी इक्वल हमारा हम A2 माइनस A1 करेंगे तो 10,800 और माइनस 10,000 कर देंगे तो यहाँ पर हमारा बच जाएगा 800। तो ये हमारा पहला D1 हो गया। अब हम D2 यहाँ पर फाइंड करेंगे तो यहाँ पर 11,664 माइनस 10,800। तो यहाँ पर हमारा इसे माइनस करेंगे तो यहाँ पर 4 में से 0 को माइनस करेंगे तो 4, 6 में से 0 को माइनस कर लेंगे तो यहाँ पर 6, उसके बाद 16 में से 8 को माइनस करेंगे तो 8, यानी कि हमारा यहाँ पर D2 आ गया 864। तो D1 और D2 यहाँ पर सेम नहीं आ रहे हैं, यानी कि दोनों का मान अलग अलग है। तो इसलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि सार्वंतर समान नहीं है। यहाँ पर लिखेंगे कि सार्वंतर समान नहीं है। तो जब सार्वंतर समान नहीं होगा तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं कि अतः यह श्रृंखला, आप यहाँ पर लिखेंगे अतः यह श्रृंखला एपी में नहीं है। आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि एपी में नहीं है, आप आसानी से लिख सकते हैं। और आपने देखा कि मैंने इस प्रश्न को भी आसानी से सॉल्व कर दिया है। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए।